हेलो गाइस व्हाट्सअप। दिस इज वीडियो ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। मेरे लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स के, जो इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड उसके डिटेल सॉल्यूशन जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है बेसिकली इन सॉइल मैकेनिक्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, vertical stress on a vertical line at a constant radial distance from the axis of vertical load is same at all depth. Increase with depth. First increase attain a maximum value and then decrease. First decrease attain a maximum value and then increases. तो सबसे बड़ी पहली बात है कि वर्टिकल स्ट्रेस, जो वर्टिकल स्ट्रेस है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वर्टिकल स्ट्रेस में यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कौन से मेथड से वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है, ये वेस्टरगार्ड भी हो सकती है या बोस्निसेक हो सकती है, तो हम यूज करेंगे बोस्निसेक इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू बोस्निसेक इक्वेशन वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द जेड डेप्थ 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर बाय जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2, ये होती है बोस्निसेक इक्वेशन। तो यदि हम वर्टिकल स्ट्रेस की बात करें कि कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, तो ये डिपेंड करता है आर बाय जेड के रेशियो पर। आर बाय जेड की वैल्यू क्या होगी। यदि मैं केस फर्स्ट लेता हूं कि आर की वैल्यू इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो जो सिग्मा जेड होगा वो हो जाएगा 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर। अब आप सोच सकते हो कि यदि मैं r की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, मैंने पहले 0 रखा, अब मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, ठीक है 5 रखूंगा इसकी वैल्यू। तो यदि मैं r की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा तो जो स्ट्रेस है सिग्मा जेड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि पहले तो 0 था, 3q/2 पाई जेड हो गया, फिर आर बाय जेड का जो रेशियो है वो और भी कम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, आर बाय जेड का रेशियो बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से सिग्मा जेड है वो घटता जाएगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। यदि मैं आर को जेड के इक्वल रख दूं, पहले 0 रखा तो उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि पहले इंक्रीज करेगा, ये डिपेंड करेगा आर बाय जेड के रेशियो पर डिपेंड करेगा और अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, फिर आर इक्वल टू जेड होगा, फिर आर इक्वल टू जेड होने के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, फ्रीएटिक लाइन इन अर्थन डैम इज। तो फ्रीएटिक लाइन होती क्या है, पहले हम देखते हैं फ्रीएटिक लाइन होती क्या है। देखो ये अर्थन डैम है, जैसे अर्थन डैम, तो इसमें जो ये लाइन होती है इसको मैं किसी और कलर से डिस्क्राइब करता हूं। ये ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो ये जो होती है ये स्ट्रीम लाइन होती है, और जो ये लाइन होती है ये वाली लाइन, ये लाइन इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो यदि वाटर टेबल यहां तक है, यदि हम यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, ठीक है, तो ये सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हर पॉइंट पे सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हर पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, इक्वल होगा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो फ्रीएटिक जो जैसे हम अर्थन डैम की बात करते हैं, तो अर्थन डैम में जो टॉप लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, इसकी प्रॉपर्टी में पता नहीं होता है। यदि ये कन्फाइंड होता तो हमें पता होता, 4 बाउंड्री कंडीशन होती है, जैसे कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे 1, 2, फिर 3 और 4। लेकिन जो टॉप फ्लो लाइन है इज नॉट अ वेल डिफाइंड इन केस ऑफ अनकन्फाइंड फ्लो, तो इसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड फ्लो है इसके अंदर। तो जो ये लाइन होती है फ्रीएटिक लाइन होती है, जो लाइन होती है ग्रीन कलर की जो लाइन है ये फ्रीएटिक लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। तो जब जब
कास ग्रैंडे आए थे, तो कास ग्रैंडे ने इस वाली डैम की ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बनाई थी। तो इसकी जो इक्वेशन आई थी वो पैराबोला से मैच हो गई थी। तो उन्होंने बताया था कि जो फ्लेटिंग लाइन होती है अर्थन डैम में वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे हम कोर्स ग्रेन लगा देते हैं जिससे कि ये बना रहे, ये ऊपर न उठ जाए। तो फ्लेटिंग लाइन जो होती है वो पैराबोलिक होती है, ये कास ग्रैंड ने दिया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now the question number 13, the hydrostatic pressure on the Friedrich line with the dam section is। तो फ्रीडिक लाइन इन डैम सेक्शन में देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये मान लो ये डैम है, डैम की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, और ये वाटर यहाँ तक है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, और इस पे जो ये फ्रीडिक लाइन है ऐसे जा रही है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है तो ये ऐसे जाती है। ठीक है, ये 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि मैं हर पॉइंट पे हेड निकालूं, डेल्टा एच सेम होता है। यदि मैं यहां पे हेड निकालूं, ये भी डेल्टा एच सेम होगा। यदि मैं यहां पे हेड निकालूं तो सेम रहेगा। तो दैट मीन्स यदि हेड को सेम करना है तो ये जो लाइन होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन था कि इसमें जो ये फ्रिटिक लाइन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है इन पर फ्रिटिक लाइन पे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हेड सब जगह सेम होता है, टोटल हेड ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। तो दो चीज रिमेंबर करनी है। यदि आप फ्रिटिक लाइन की बात करें तो फ्रिटिक लाइन क्या होती है, फ्रिटिक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फ्रिटिक लाइन की शेप क्या होती है, और फ्रिटिक लाइन पे जो प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो कैसा होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। जब हेड इक्वल होंगे तो हेड इक्वल करने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना पड़ेगा इन केस ऑफ फ्रिटिक लाइन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन increase with decrease in temperature, increase with increase in temperature, is independent of temperature, is unaffected by a permeability of the soil। तो आप जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है वो बेसिकली होता है फाइन ग्रेन सॉइल में। फाइन ग्रेन सॉइल में, तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो वाटर का ड्रेन होता है वो टाइम रेट डिपेंडेंट होता है कि टाइम रेट के साथ ही वाटर जो पोर वाटर प्रेशर है वो एक्सप्लेट होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। तो जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, विस्कोसिटी पे, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पे। तो जैसे कि ऑडियोमीटर टेस्ट यूज किया जाता है, टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके। तो इसमें जो होता है इसमें हम लगाते हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है क्योंकि ये टाइम ऑफ रेट डिपेंड होता है। तो इसके लिए हम जो टेम्परेचर कंट्रोल लगाते हैं वो होता है थर्मल सेंट्रल ड्रेन। क्या लगाते हैं? थर्मल सेंट्रल ड्रेन। थर्मल सेंट्रल ड्रेन लगाते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के साथ जब विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल जाएगा। जब पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल जाएगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। तो इसको एक नए तरीके से ऑडियोमीटर टेस्ट में देखा गया कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये प्रैक्टिकली देखा गया। अब हम इसको देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे फॉर्मूले को। जो एक क्वेश्चन है इसको न्यूमेरिकली कैसे सोल्व किया जाएगा। तो न्यूमेरिकली इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाएगा कि हमें पता है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी की इन केस ऑफ लिक्विड। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम कंसोलिडेशन की, तो बेसिकली हम वाटर की बात करें तो वाटर की लिक्विड है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यदि विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ, क्योंकि K इक्वल्स टू MV/CV इंटू गामा W होता है। तो यदि विस्कोसिटी कम हो गई तो परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप ये दो मेथड है, फर्स्ट मेथड ये, सेकंड मेथड ये।
ये प्रैक्टिकली देखा गया कि ऑटोमेट टेस्ट में हमने लगाया फाइन ग्रेन सोइल, तो उसमें डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, तो उससे देखा गया कि निकाला गया थर्मल सेंट्रल ड्रेन लगाया गया, उससे निकाला गया कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि जो हम न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ऐसे सोच सकते हैं, तो जो आपको सुटेबल हो वो आप एडोप्ट करें, क्वेश्चन को सोल्व कर लें। Now the question number 15, the unit of coefficient of consolidation, coefficient of consolidation को हम डिस्क्राइब करते हैं CV से। तो एक फॉर्मूला होता है TV इक्वल्स टू CV इंटू टी बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे चाहिए जो यूनिट चाहिए वो CV की चाहिए, तो जो T होता है वो टाइम फैक्टर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। तो ये जगह डी स्क्वायर अपॉन टी इक्वल्स टू CV और साथ में टी भी। तो जो डी होता है डेप्थ होती है कि कितने वाटर में ड्रेन हो रहा है वाटर, और ये होता है टी होता है टाइम, कितने टाइम में हो रहा है। तो डी की यूनिट मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी होता है सेकंड में या डे में, जितने भी क्वेश्चन आंसर में दे रखा होगा ऑप्शन में उस हिसाब से कर लेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो डी होता है वो होती है ड्रेनेज डेप्थ। क्या होती है? ड्रेनेज डेप्थ। ड्रेनेज डेप्थ, जो ड्रेनेज डेप्थ है वो यदि सिंगल ड्रेनेज है, यदि सिंगल ड्रेनेज है तो डी इक्वल टू जाता है एच। यदि डबल ड्रेनेज है तो डी हो जाता है h/2, क्योंकि दोनों तरफ से वाटर निकल सकता है, तो जो ड्रेनेज हो सकता है वो h/2 होता है। डबल ड्रेनेज के लिए, सिंगल के लिए डी इक्वल टू एच होता है। और सी आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन टी टाइम, और टी भी होता है टाइम फैक्टर, जो डिपेंड करता है प्रपोर्शन ऑफ कंसोलिडेशन, यू पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट एट ए गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो आइसोक्रोन जो होता है वो होता है सेम टाइम, इक्वल टाइम लेता है किसी भी प्रोपोर्शन में। आइसोक्रोन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम किसी भी चीज को करने के लिए। आइसोक्रोन मतलब वाटर को बाहर निकलना है तो इक्वल टाइम ले रहा है बाहर निकलने के लिए, तो उसको बोलते हैं आइसोक्रोन। तो सॉल्यूशन ऑफ टिरचा की इक्वेशन इज प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ आइसोक्रोन। जो जब हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट पढ़ते हैं तो उसके लिए हम जो टिरचागी ने दिया था कि टिरचागी ने बताया था कि जो प्लॉट करते हैं वो हम आइसोक्रोन पे प्लॉट करते हैं। और आइसोक्रोन का मतलब होता है कि इक्वल टाइम टू रीच द आउटलेट। तो जैसे कि एक डायग्राम बनाया था उन्होंने, तो ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं आइसोक्रोन्स। ठीक है, तो जो ये लाइन है इनको आइसोक्रोन्स बोलते हैं। और ये डेप्थ है जी, जेड जो डेप्थ है, और रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये जो डायग्राम बनाए डबल ड्रेनेज के लिए, रिमेंबर इट। तो इसका जो स्लोप है वो बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है वो डिस्क्राइब करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। तो I इक्वल्स टू होता है dH/dz। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकते हैं कि du पोर वाटर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, dW/dz। H को du/dz लिख सकते हैं, du/dw क्योंकि पोर वाटर प्रेशर है। तो जो I डिपेंड करता है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो बताता है कि उसके अंदर कितना पोर वाटर प्रेशर है और डेप्थ के साथ। पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ।
तो आइसोक्रोन का जो स्लोप है ये दिखाता है कि पोर वाटर प्रेशर कितना स्लोप। तो जो स्लोप है आइसोक्रोन का वो डिस्क्राइब करता है पोर वाटर प्रेशर। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम एक चीज और समझ सकते हैं यहां पे कि जो स्लोप ऑफ आइसोक्रोन है वो एक चीज और डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो का, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन में पूछा कि स्लोप ऑफ आइसोक्रोन क्या डिस्क्राइब करता है, तो यहां पे दिया हुआ है पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ, तो फिर ऑप्शन में दे सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी, ये ऑप्शन ना देके, ये ऑप्शन ना देके ये दे सकता है, तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ऐसे डिस्क्राइब करता है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। यदि ऐसा आइसोक्रोन है तो दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, ठीक है। यदि आइसोक्रोन ऐसा है, आइसोक्रोन ऐसा तो दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, ठीक है। यदि आइसोक्रोन ऐसा है तो उसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, ऐसे और ऐसे। तो स्लोप ऑफ आइसोक्रोन दो चीज डिस्क्राइब करता है, पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स होता है सीसी फॉर रिमोल्डेड सैंपल वूज लिक्विड लिमिट इज 50%। तो इस क्वेश्चन में 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो आपको रिमेंबर करना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऑप्शन में पूछा गया है रिमोल्डेड सैंपल, तो उसके लिए जो सीसी का, अब मैं सीसी वैल्यू बताता हूं, ये आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो सीसी का फॉर्मूला होता है 0.009 लिक्विड लिमिट एल माइनस के 10। लिक्विड लिमिट जो यहां पे है वो परसेंटेज में है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये होता है अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए। इसके लिए अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए। और यहां पे पूछ रहा है रिमोल्डेड सैंपल के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। फॉर्मूला होगा सीसी इक्वल्स टू 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस के 7। ये होता है रिमोल्डेड सैंपल के लिए। रिमोल्डेड सैंपल के लिए तो इसमें आप लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50 रख दीजिए, 50 माइनस के 7 इंटू 0.009, तो सीसी आ जाएगा 0.387। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आपको एक चीज समझना है कि जो सीसी है वो डिपेंड करता है, जो कंप्रेशन इंडेक्स से डिपेंड करता है लिक्विड लिमिट पर। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई, या तो एक तो दो फॉर्मूले किसके लिए यूज करने, और एक जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो लिक्विड लिमिट का फंक्शन होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव लाइक अ डेंस सैंड। ये आईईएस का एग्जाम होता है जो यूपीएससी करवाती है, 1998 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत से एग्जाम में आता है, अब सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव लाइक अ डेंस सैंड। क्ले को डेंस सैंड में कन्वर्ट करना है, मतलब जो क्ले है वो बिहेव करे एज अ डेंस सैंड। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद द हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद द लो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। अब देखिए जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है ना, वो होता है सिग्मा सी बार अपॉन सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट निकालना है। जो सिग्मा सी होता है वो होता है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ठीक है। जो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस होती है
वो होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट द सोइल हैज इवन एक्सपीरियंस। जो कोई भी सोइल लिया हमने, वो अपनी सोइल अपनी प्रीवियस लाइफ में जितनी स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको झेल चुका है, उसको हम बोलते हैं उसकी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। ठीक है, यदि वो स्ट्रेस, यदि जो अब स्ट्रेस जो एक्ट कर रही है वो स्ट्रेस उसकी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है, तो हम उसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रेस। ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रेस। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि हाईली ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, यदि OCR की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं हाईली ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। तो अब जो क्ले है बिहेव लाइक ए डेंस एंड करती है, यदि क्ले स्टिफ क्ले है, स्टिफ क्ले है और हमने ओवरली कंसोलिडेट कर दी और हाईली ओवर कंसोलिडेट करी है, रेशियो भी हाईली, जो हाईली कंसोलिडेट रेशियो है वो भी बड़ा है, मतलब ये हुआ कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस बड़ी है, तो उसके अंदर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। तो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के कारण वो डेंस सैंड की तरह क्रिएट कर की तरह अपना एक्शन देती है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसका ओवर कंसोलिडेशन क्ले हो विद द हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the question number 19, coefficient of consolidation of the soil is affected by compressibility, permeability, both compressibility and permeability and none of the above। तो जो coefficient of consolidation है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं CV से, coefficient of consolidation। तो रिलेशन होता है K इक्वल्स टू MV CV इंटू गामा W। तो जो MV होता है, MV होता है वो होता है coefficient of वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो MV का फॉर्मूला होता है वो होता है AV अपॉन 1 प्लस के E नोट। ठीक है, तो जो AV होता है, AV होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो जो MV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AV के, तो AV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो अफेक्टेड होता है दोनों से, परमेबिलिटी से भी और कंप्रेसिबिलिटी से भी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है कि K इक्वल्स टू MV CV इंटू गामा W। ये फॉर्मूला इन दोनों से ही आता है, MV और AV। MV में AV की वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे ये फॉर्मूला रहेगा K इक्वल्स टू MV CV इंटू गामा W। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और यदि आपको करंट अफेयर्स आंसर की देखनी है वेरियस एग्जामिनेशन की, और न्यूज़पेपर इन PDF फॉर्म में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप PDF फॉर्म में। ये हमारा चैनल है www.everexam.in। आप इस पे द हिंदू, दैनिक जागरण और द इंडियन एक्सप्रेस फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन, बेसिकली SSC, JEE एंड वेरियस एग्जाम जो सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं वो, और SSC CGL जो 15 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो आप इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। और जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग, आपकी सिविल मैकेनिक्स में जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे www.everexam.in पे, और 24 आवर्स के अंदर हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।